नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस समय रात के 12:20 हो रहे हैं। सोने की तैयारी में था और यकायक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा। डॉक्टर रवि डोसी जी का एक संदेश था, वीडियो संदेश था और रेमडेसिविर को लेकर जो भ्रांतियां चल रही थी उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और मैंने तुरंत ही उनसे निवेदन किया और इस रात को भी दिन भर जो पेशेंट्स को देखने के बाद रात को 12 बजे बाद भी वे इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। थैंक यू सुनील भैया, आपने इतनी तत्परता से मैसेज का रिप्लाई दिया और ये आपका इंथुजियाज्म है जो कुछ हमें भी आ जाता है और ये निश्चित रूप से बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आज सुबह कल से बल्कि अनगिनत फोन, अनगिनत चिंता, मरीजों के चेहरे पे मायूसी देख देख कर मुझसे रहा नहीं गया और वो वीडियो मुझे सर्कुलेट करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि हमें समझना पड़ेगा सिर्फ एक इंजेक्शन से कोविड का इलाज संभव नहीं है। इसके लिए जो मूलभूत चीज है वो सपोर्टिव थेरेपी है, ऑक्सीजन, उसके लिए जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है और उसके लिए खून पतला करने वाली दवाई है, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा, ये सब एडिटिव चीजें हैं। इनमें से कोई नहीं होती है तो भी मरीज काफी संख्या में ठीक होके घर जाते हैं। सही कहा आपने। मुझे याद आता है एक पेशेंट मैंने आपके पास भेजे थे। उनके पास रेमडेसिविर का अरेंजमेंट नहीं था, बावजूद उसके फाइनेंशियल स्थिति ठीक थी, कुछ लोगों ने मदद भी की, लेकिन रेमडेसिविर उनको शायद लग नहीं पाया था, लेकिन बावजूद उसके भी ठीक होकर घर गए थे। वो बड़ी बात थी। आप सही कह रहे हैं, आपकी इस बात को बल भी मिलता है और इसका साक्षात उदाहरण मैंने देखा हुआ है। सॉरी सर आपकी बात में, पर वो केस जो आपने याद दिलाया सर, वो अपने आप में एक अनोखा केस था। 80 वर्ष का बुजुर्ग जिनको 4-5 बड़ी बड़ी बीमारियां थी, शुगर की बीमारी, लिवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, बिना रेमडेसिविर के वो व्यक्ति घर गया है और आज भी सक्सेसफुली अपने जीवन का व्यापन कर रहा है। तो आपकी इस बात में ही ये सबसे बड़ा उदाहरण छुपा हुआ है कि रेमडेसिविर होना ना होना कोविड के इलाज का कोई मापदंड नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। डॉक्टर साहब, अभी जो केसेस आ रहे हैं रेमडेसिविर को लेकर, तो आपने काफी सारी भ्रांतियां जो लोगों की दूर की है और इस शो के दौरान भी हम वो वीडियो जरूर दिखाएंगे जिससे लोगों को अंदाजा लगे कि डॉक्टर जोशी क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस समय के सूरत हाल की बात करें तो क्या सर, हर हर 5 मिनट में फोन बजता है, हर 5 मिनट में एक बेड की इंक्वायरी आती है, हर 10 मिनट में एक पेशेंट के अटेंडर्स का फोन आता है कि ये प्रॉब्लम हो गई, ये क्रिटिकलिटी है। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे मरीजों की संख्या भी बहुत है, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी बहुत है और प्रोपोर्शनेट सीरियस केसेस भी हैं। क्या लगता है, स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं? कहीं ना कहीं एक रूप या जिसको म्यूटेशन कहा जाता है, वायरस ने अपना चेंज किया है जिसकी वजह से इसके प्रेजेंटेशन में निश्चित एक तीव्रता दिखी है। द वायरस हैज बिकम मोर एग्रेसिव। ये बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा एग्रेशन जो इस वायरस का है हमें बहुत सिखा रहा है कि इस लॉकडाउन के महत्व को समझें और इस लॉकडाउन को बहुत ही सीरियसली लें। आपने कहा ये एग्रेशन वायरस का हमको सिखा रहा है कि लॉकडाउन को समझें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। डॉक्टर साहब, मॉर्टेलिटी रेट की मैं बात करूं तो क्या? एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मॉर्टेलिटी है निश्चित रूप से। बुजुर्ग और जो सरप्राइजिंग बात है कि यंग पेशेंट्स, 20 से 30 के एज ग्रुप में भी कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे आते जा रहे हैं। उनमें ऐसी सीरियसनेस बीमारी की हमने अभी तक नहीं देखी थी। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट भी बहुत पुअर मिल रहा है। तो ये एक 100 में से 10% केस होंगे जो बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, टाइम भी लंबा ले रहे हैं और उनमें से कई मरीजों को हम खो दे रहे हैं। कुछ पेशेंट्स डॉक्टर साहब पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो गए, लेकिन उनके लंग्स जो हैं वो जवाब दे गए और उनकी मौत हो गई। क्या इसके पीछे कारण क्या? कोविड का वायरस सिकुड़न कराता है, फेफड़े को फाइब्रोस कर देता है और वो फाइब्रोसिस कारण होता है कि कोविड का टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद वो मरीज आईसीयू का ही पेशेंट बना रहता है, बाईपेप के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर पूरी तरह आश्रित होता है। और इस प्रकार के लंग्स जो होते हैं उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन लग जाता है, या जो 20 की सांस गति लेते हैं वो अगर 40-50 की गति से सांस लेंगे तो निश्चित रूप से आदमी थक जाएगा और ऐसे वीक पेशेंट्स में मॉर्टेलिटी देखी जाती है कोविड नेगेटिव होने के बाद भी। क्या लगता है डॉक्टर साहब, लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी स्थिति में सुधार आने की संभावना लग रही है? सर,
मेरी राय में डॉक्टर अपने सब प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन भी अपना संपूर्ण प्रयास करता है। लॉकडाउन इज द सीवियरेस्ट मेजर जो प्रशासन ले सकता है, जो लेना बहुत आवश्यक था, क्योंकि लॉकडाउन का ये बूस्टर शायद कोविड की सेकेंड वेव की लड़ाई को हमें हेल्प करेगा। हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल फेज चल रहा है, जहाँ पे अगर अभी लॉकडाउन ने इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ दिया तो हम इसमें जीत जाए। वैक्सीनेशन क्या लगता है जिस गति से चल रहा है उस गति को और बढ़ाना पड़ेगा? निश्चित रूप से, और इट हैज टू बी मेड यूनिवर्सल। सभी को वैक्सीनेट होना है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इकलौती एक ऐसी उम्मीद की ज्योति है जो इस कोविड के अंधेरे को दूर करेगी। वैक्सीनेशन कंपलसरी। बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि इसको सब उम्र के लोगों को लगाना चाहिए। जिस तरह से प्लानिंग चल रही है उसमें थोड़ा सा सरकार चाहे रद्दोबदल कर दे और वैक्सीन की उपलब्धता पूरी हो तो निश्चित तौर पर ज्यादा समय नहीं लेगा इस बीमारी से बाहर आने में। डॉक्टर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आपने कहा यंग पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं इस बार, उसके पीछे रीजन क्या था? कहीं ना कहीं नेचर ऑफ वायरस चेंज हुआ है सर, कुछ म्यूटेशन आया है उसमें। क्योंकि अभी हम देखें तो प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, यंगस्टर्स भी मास्क पहन रहे हैं, बट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। मैं इसका सीधा ताल्लुक इस बात से देखूंगा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स को अक्सर यही वो एज ग्रुप है जो अपने बुजुर्ग लोगों को लेके आते हैं। मेरी सोच वहां से शुरू हुई थी, बट आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि यही वो वर्ग है जो सोसाइटी में हर जगह एक्टिवली घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना, बिना मास्क के रहना, सोसाइटी में अन्यथा घूमना, ये शायद इस वर्ग में देखा जाता है, तो वो ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। क्या लगता है डॉक्टर कि जैसे ही आपको सर्दी खांसी बुखार के लक्षण हो वैसे ही तुरंत आरटीपीसीआर करवा देना चाहिए? अधिक टेस्टिंग करना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि इकलौता तरीका है कि हम इस बीमारी को जड़ से हटा सकते हैं। हमें हमारी टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी है। अगर आपको मामूली सिम्टम भी है तो टेस्ट करा लेना समझदारी कहलाएगी। सिर्फ मुंह का स्वाद जाना या नाक की गंध चले जाने को मापदंड न माने। एक दो दिन की ऐसी सर्दी खांसी जिसमें आपको बुखार 99 100 तक भी जा रहा हो, एक बार टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट करा के कम से कम आप खुद को अपने घर वालों से आइसोलेट कर सकते हैं और सोसाइटी को और फैमिली को अपने उस वायरस को स्प्रेड करने के रोल से बच सकते हैं। डॉक्टर, एंटीजन टेस्ट का पॉजिटिव आना क्या इस बात का संकेत है कि आरटीपीसीआर भी पॉजिटिव होगा? एंटीजन टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और आरटीपीसीआर जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। अगर वायरल लोड की अधिक मात्रा हो तो आरटीपीसीआर एंटीजन दोनों पॉजिटिव आएंगे, पर अगर वायरस की मात्रा कम हो या आप इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में हो तो सिर्फ आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा, एंटीजन आपका नेगेटिव आएगा। अगर जिनका एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि आरटीपीसीआर उनका वायरल ज्यादा बढ़ा हुआ है, वायरल लोड ज्यादा है। निश्चित रूप से। डॉक्टर, युवाओं को क्या आप संदेश देते हैं कि अगर पीड़ित हो रहे हैं तो क्या वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जाएं, प्रोटोकॉल को फॉलो करें या कुछ और कारण? वैक्सीनेशन सेंटर चूंकि वो अपने घर के बुजुर्गों को ले जाते हैं, 70+ 80+ लोगों को, तो ये वो वर्ग है जिसको ये काम करना है, ये उनकी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बट उस प्रोटोकॉल का पालन करना, अननेसेसरी एग्रेशन वैक्सीनेशन सेंटर पे हम देखते हैं कि आपको अक्सर आप जाओगे तो कोई ना कोई युवा वहां पे एग्रेसिव होता हुआ दिख ही जाता है आपको। तो ये जरूरी है कि वो नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और एग्रेशन लगता है कोविड से लड़ाई करने में लगा है, उसको वहां वैक्सीनेशन सेंटर में या बाहर अपना एग्रेशन भीड़ के रूप में दिखाने का कोई भी अर्थ अभी नहीं है। रेमडेसिविर के बिना और रेमडेसिविर के साथ दोनों ही परिस्थितियों में कोविड के ट्रीटमेंट में सक्षमता आज की तारीख में मेडिकल जगत को हासिल है। रेमडेसिविर का होना एक एडवांटेज और एज जरूर देता है, पर इसका न होना कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फैक्ट नहीं है। रेमडेसिविर के बिना हम इलाज को बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के इलाज के जो मेन कॉर्नर और पिलर स्टोन्स हैं वो ऑक्सीजन, स्टेरॉइड और खून पतले करने वाली दवाइयाँ हैं। रेमडेसिविर को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के नाते कोविड में के इलाज में जोड़ा गया है। इसके लिवर, किडनी के ऊपर कई दुष्प्रभाव होते हैं एवं कई दवाइयों के साथ में इसके बहुत ही खतरनाक इंटरेक्शन होते हैं। रेमडेसिविर का मार्केट में कमी होने से एकदम एक डिप्रेशन का भाव सभी में आ रहा है कि अब कोविड का इलाज कैसे होगा। कोविड का इलाज बिल्कुल होगा, पहले भी हो रहा था और आगे भी होगा, और हम निश्चित रूप से चाहे रेमडेसिविर के साथ या बिना कोविड के वायरस को हराने में अवश्य सफल रहेंगे।
डॉक्टर, तमाम सारी दवाएं चल रही है जिंक को लेकर या फिर बाकी भी, रेमडेसिविर को आपने क्लियर कर दिया। नॉर्मल पेशेंट्स जो एक बार उसको पॉजिटिव के सिम्टम्स आते हैं, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जाती है उसकी, तो उसको तत्काल क्या करना चाहिए और क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे वो घर पर आइसोलेटेड होकर अपना इलाज कर सकता है? सबसे पहला और ज़रूरी जो है सिम्टम सर्दी खांसी जुकाम के अलावा वो है गले में तेज दर्द होना, सांस लेने में मामूली तकलीफ, तीव्र खांसी होना या तापमान बार बार 100 डिग्री के ऊपर जाना। ये सिम्टम आने पर आज के माहौल में प्रासंगिक सी बात है कि आप सोचोगे कि यार मुझे कोविड हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाएं। जब तक डॉक्टर के पास न जाएं तब तक बनती कोशिश खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें। सेल्फ आइसोलेशन के अलावा जो सबसे बेसिक चीज है वो है मास्क या रुमाल का उपयोग। आप एटलीस्ट एक सिंपल रुमाल से अपने नाक और मुंह को ढक के इमीडिएट अपने घर वालों को इसको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई भी डॉक्टर पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट लिखेगा, पर आज के दौर में वो डॉक्टर अगर आपको टेस्ट की एडवाइस करे तो आपको जी नहीं चुराना है, आपको तुरंत जाके वो टेस्ट करा लेना है। आपने मास्क की बात कही, मुझे याद आता है शुरुआती दौर में, कोविड के शुरुआती दौर में एक इंटरव्यू मैंने आपका किया था, तब आपने कहा था कि एक रुमाल भी आपको कोविड से बचा सकता है। आज भी आपने वही बात कही है। और एक वीडियो में सोशल मीडिया पर देख रहा था, 2 तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कॉटन के मास्क को कंपेयर किया गया है और साथ में 3 लेयर मास्क को कंपेयर किया गया है। तो मास्क को लेकर क्या आपको भ्रांति है जिसको दूर कर सकते हैं कि कॉटन का मास्क बेहतर है या 3 लेयर मास्क बेहतर है? मास्क बेसिकली एक बैरियर होता है सर, आपको एक बैरियर चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर ऑफ वर्क में, आपका काम क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी रेमडेसिविर के कमी का दौर चल रहा था, आज से 8-9 महीने पहले N95 मास्क की कमी का दौर चला था। तो मतलब ये N95 मास्क स्पेशलिटी में काम करने वाले लोग या ऐसे लोग जिन्हें कोविड पीड़ित व्यक्ति के बलगम या खकार के टच में आते हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है, यानी कि मेडिकल पर्सनल। उसके अलावा जो व्यक्ति रूटीन हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो भले ही उससे संबंधित न हो, तो उन लोगों के लिए भी ये मास्क 3 ट्रिपल लेड मास्क सफिशिएंट है। उसके अलावा जो लोग जन साधारण सोसाइटी में रहते हैं, उनको एक सिंपल मास्क जो कि एक रुमाल के रूप में या फिर एक सिंपल कॉटन मास्क के रूप में भी अगर वो इस्तेमाल करें तो वो सफिशिएंट है और सक्षम है कोविड से आपको बचाने के लिए। पर उसे नाक और मुंह दोनों को ढकना है। सिर्फ नाक खुली, सिर्फ मुंह ढका है, नाक खुली है या फिर उसको ठुड्डी पर लटका के घूम रहे हैं, उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। ये बात तो बिल्कुल सही कही है डॉक्टर दोषी ने कि हम जब देखते हैं कि मास्क की जरूरत को लेकर बात करते हैं, मास्क की अनिवार्यता को लेकर बात करते हैं, तो कई सारे लोग मास्क को ठुड्डी पर लगा लेते हैं, नाक के नीचे लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि कोरोना हो गया। तो ये एक बड़ा कारण है कि हम उसको प्रॉपर ढंग से पहन नहीं रहे। डॉक्टर, क्या लग रहा है इस समय जो हालात हैं, जिस तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, इसमें आने वाले समय में कुछ कमी आती दिख रही है? जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया, गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 150 वर्षों से क्रिकेट का खेल इस दुनिया में है। क्रिकेट के खेल में 2 इनिंग्स होती है, हम सेकंड इनिंग्स में हैं। हम सेकंड इनिंग्स में कमजोर विकेट पे अगर समझदारी से बैटिंग करेंगे, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। सारी बातों का लबोलुआब आखिर में निकल कर आ गया। क्रिकेट का खेल 150 वर्षों से खेला जा रहा है, जिसमें 2 इनिंग होती है। हम दूसरी पारी खेल रहे हैं और खराब विकेट पर खेल रहे हैं। अगर संभल कर खेले तो निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए। डॉक्टर रवि डोसी जो लगातार शहर में कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, अपने अनुभव से सारी बातें आपके समक्ष कह रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर डोसी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।